Good morning, students. So today we shall begin with inertia. Okay. So what is inertia? Inertia it is the inherent property of a body. Property of a body. Okay. Due to which a body maintains its state of rest or of uniform motion. Okay. So what does it say? दिस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अगर कोई मतलब यू कैन से इस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट एंड इफ इट इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन देर विल बी नो चेंज इन इट्स यूनिफॉर्म मोशन और देर विल बी नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी विच सेज. अब अगर ये इनर्शिया की बात करें तो ऑन व्हाट क्वांटिटी डज इट डिपेंड? इट डिपेंड्स अपॉन द upon the mass of the object. Mass of the object. Okay, so mass of the object, that means you can just take an example कि for example if there is a car. Okay, अगर जितना ज़्यादा उसका मास होगा ऑब्वियसली उस अगर स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो उसको उसके रेस्ट से चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. और कार को अगर फोर्स लगाना है तो थोड़ी बहुत तो फोर्स लगानी नहीं पड़ेगी. वी हैव टू अप्लाई लॉट ऑफ फोर्स. ठीक है, दस अपना स्टेट ऑफ रेस्ट वो काफ़ी देर तक मेंटेन कर सकती है. ठीक है, जब तक उस पर सफिशिएंट फोर्स न लगा जाए. एंड इन द सेम वे अगर वो कार मूव कर रही है तो अगर उसको आपको रोकना है देन टू हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स टू bring it to rest or to change its state of motion. Okay, so it basically depends upon the mass. जितना ज़्यादा मास होगा उस बॉडी में इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा. क्लियर? जितना ज़्यादा मास इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा. ठीक है, अब ये इनर्शिया दो टाइप्स के होते हैं. ये कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो बेसिकली आपको पढ़ ले. तीसरा भी मैं बता देता हूँ. द फर्स्ट वन इज यू कैन ड्रॉ फ्लो चार्ट इन दिस फॉर्म. इनर्शिया ऑफ रेस्ट. दूसरा कौन सा होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन. और तीसरा कौन सा होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन से इफ वी स्टार्ट डिफाइनिंग देम. इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी of a body due to which a body resists any change in its state of rest. ओके, आगे बात समझ में. दैट मीन्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो इनर्शिया है जब कोई बॉडी रेस्ट पे हो तो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन करके रखेगी. क्लियर? फिर इनर्शिया ऑफ मोशन. अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? इट इज सेम, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी
due to which it resists any change in its state of यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या होता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होने देती है। ठीक है, अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करती है। रेजिस्ट का मतलब चेंज होने से रोकती है। दैट मीन्स इट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ओके, नाउ लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, it is the inherent property of a body due to which it resists any change in its direction of मोशन। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, जब तक आप उसका स्टीयरिंग हैंडल मोड़ते नहीं हैं, until you do not change the direction of that steering or handle, the body continues to move in the same direction। अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करके रखता है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं होती जब तक आप चेंज ना करो। ठीक है, सो दैट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन करके रखती है तो दैट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करके रखती है, दैट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। और डायरेक्शन मेंटेन करके रखती है, सो दैट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, क्लियर? ओके, नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट law of motion. Now what does it say? A body continues to be in its state of rest or of uniform motion until and unless compelled by an एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, सो अब अगर मैं इसको आपको हिंदी में बताऊं तो इट सिंपली सेज कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई फोर्स लगा के उसका स्टेट चेंज ना किया जाए। ठीक है, स्टेट रेस्ट से मोशन में लाने के लिए भी हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, और मोशन में है तो रेस्ट पे लाने के लिए भी हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, द बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन तब तक कंटिन्यू करेगी जब तक वी डू नॉट अप्लाई सम काइंड ऑफ फोर्स ऑन इट। ठीक है, यू कैन टेक द बेस्ट एग्जांपल इज अ साइकिल। ठीक है, जैसे बिकॉज इन डेली लाइफ यू यूज अ साइकिल। साइकिल जब आपको चलाना होता है तो यू स्टार्ट पेडलिंग इट, और पेडल करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, वी अप्लाई फोर्स ऑन द पेडल्स एंड दस द साइकिल स्टार्ट्स मूविंग। रेस्ट से मोशन में आए फोर्स लगा के। ठीक, और अगर हम लोग उस पर पेडलिंग करना स्टार्ट ना करें तो डू यू थिंक द साइकिल विल स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन? नॉट एट ऑल। एंड सिमिलरली अगर हम लोग साइकिल चला रहे हैं, इफ द साइकिल इज मूविंग कंटिन्यूसली, ठीक है, और हम उस पर ब्रेक ना लगाएं तो विल द साइकिल स्टॉप? यस, इट विल स्टॉप समवेयर जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन क्या होती है, इट इज़ अ फोर्स विच अपोजेज द मोशन। और हमारे साइकिल के टायर और रोड में
रोड के बीच में फ्रिक्शन होगा। अगर वो फ्रिक्शन ना होती, उसके बाद अगर हम लोग ब्रेक ना लगाएं तो साइकिल वो कभी नहीं रुकने वाली, नेवर। ठीक, जब तक हम लोग उस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे। क्लियर। बट रेस्ट वाला एग्जांपल आप ले सकते हैं। रेस्ट में क्योंकि फ्रिक्शन रहेगी तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा भी मूव करने में उसको रेजिस्ट करती है। ठीक है, बिकॉज फ्रिक्शन इज ऑलवेज देयर। आप मतलब उसको अपनी मर्जी से हटा नहीं सकते, इट विल बी देयर। ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, अगर फ्रिक्शन वाला एग्जांपल ले लें कि मतलब किसी मान लेते साइकिल आपने खड़ी कर दी है कहीं पे और उसको छोड़ दे, अगर आप 2-4 साल बाद भी आएंगे तो आपको शायद वहीं खड़ी मिलेगी, अपने आप मूव करना स्टार्ट नहीं करेगी। वाई? बिकॉज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से जब तक मूव नहीं करेगी तब तक उस पर फोर्स नहीं लगाया जाता। ठीक है, जब आप फोर्स लगाओगे, जब आप अपने से उसको मूव कराओगे, ओनली देन इट विल मूव, और एल्स इट विल नॉट मूव एट ऑल। ठीक है, मोशन से रेस्ट में लाने के लिए एक फोर्स आप पे कंटिन्यूसली काम करती है, एंड दैट फोर्स इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। इसलिए चलती हुई कोई भी व्हीकल फाइनली रेस्ट पे आ सकती है लेकिन तुरंत नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंस्टेंटली साइकिल रोकना है तो आप तुरंत ब्रेक लगा के ही रोक सकते हो। आप चाहो कि ये खुद रुक जाएगी तो नहीं, बिल्कुल वहाँ नहीं रुकेगी। फ्रिक्शन की वजह से स्पीड कम होते 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 बहुत दूर जाके कम होगी, तब आपकी साइकिल फाइनली रेस्ट पे आएगी। क्योंकि द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट एनफ। जितनी आपने फोर्स लगाई, जितनी फोर्स लगा के आपने उसको मूव कराया, अगर आपने तेज़ चलाना स्टार्ट कर दिया तो आपने काफ़ी फोर्स लगाई है, बट फ्रिक्शनल फोर्स उतनी नहीं काम कर रही होती जितनी आपने फोर्स लगाई है। तो उसको ओवरकम करने के लिए धीमे 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 उसकी स्पीड कम कर रहा है ना, तो फाइनली काफ़ी देर बाद जाके वो साइकिल रुकेगी। इज इट क्लियर? अब अगर आप ध्यान दें तो ये जो फर्स्ट लॉ है ये कुछ कुछ इनर्शिया जैसा ही है, बिल्कुल। ठीक है, बस इनर्शिया में हम लोगों ने किसी फोर्स की बात नहीं करी थी। ठीक है, देखिए इनर्शिया में हम लोगों ने किसी फोर्स की बात नहीं करी थी, बट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने फोर्स की बात करी। इनर्शिया वाज द प्रॉपर्टी एंड दिस इज द लॉ। लॉ से इसके तब तक रहेगा स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन जब तक फोर्स ना लगा दें। ठीक है, और इसीलिए दिस इज द रीजन कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। वाई? बिकॉज इट डिफाइंस द टर्म इनर्शिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ नोट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is also known as law of inertia. Why? Because it explains the term inertia. ठीक है, it explains the term or it defines the term or it explains the concept of inertia, whatever you can say. ठीक है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से आप देखो तो इनर्शिया को ईजिली क्लियर किया जा सकता है। ठीक, कि ये वो प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक, या अगर मोशन में है तो स्टॉप नहीं करेगी। गॉट इट? इज इट क्लियर? फाइन। अब यहाँ के हिसाब से देखिए, अब यहाँ पे आप मास वाली बात समझें तो और बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, जैसे मैंने वो कार वाला एग्जांपल दिया था ना, जितनी बड़ी कार होगी उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम लोग फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक स्टेट चेंज नहीं होगा, और स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स लगानी है। तो अगर कार को रेस्ट से मोशन में लाना है, दैट मीन्स हमें ढेर सारी फोर्स लगानी होगी। ये सुनो, वहीं पर एक साइकिल हो, अगर उसको मोशन में लाना हो तो आपको उतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे ना, साइकिल विल स्टार्ट मूविंग। बट कार में ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब है जितना ज़्यादा मास होगा इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। गॉट इट? सो रिमेंबर दिस, ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी द इनर्शिया ऑफ इट। ठीक, वेदर इट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, कोई भी टाइप का इनर्शिया हो उसके मास पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आप कार को देख लें, कार्स, बाइसाइकिल, कहीं पे भी हमें जब मोड़ना होता है, व्हेनेवर वी हैव टू टेक अ टर्न, तो हम लोग को काफ़ी फोर्स लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हल्का सा छुआ हैंडल घूम गया, ऐसा नहीं। हैंडल घुमाने के लिए चलाते वक्त तो ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग काफ़ी फोर्स लगा रहे हैं उसको मोड़ने के लिए। और अगर हम लोग ज़रा सा भी डिस्टर्ब हो जाते हैं सो द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द सेम डायरेक्शन, और वो अपनी डायरेक्शन मेंटेन करके रखेगी, इतनी जल्दी नहीं मुड़ जाता है। ठीक, वी अप्लाई सफिशिएंट फोर्स टू टेक अ टर्न। क्लियर? कार में भी आप देख सकते हैं, ये जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट पता ना पावर स्टीयरिंग का, जो कार्स आजकल आने लगी ना, आपको ऐड दिखाया जाता है पावर स्टीयरिंग एंड दीज ऑल थिंग्स। वाई? क्योंकि अगर पावर स्टीयरिंग नहीं होती है
तो कार को मोड़ने के लिए हमें स्टीयरिंग को बहुत ताकत के साथ घुमाना पड़ता है, ठीक। और ताकत के साथ घुमाना क्यों पड़ेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मास ज़्यादा होता है कार का, पूरी कार मोड़ देनी है। दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई लॉट ऑफ फोर्स। और पावर स्टीयरिंग क्या करती है? वो पहले से वो पावर जनरेट करके रखती है, इलेक्ट्रिकली पावर उसको प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। सो जिसकी वजह से दैट इज़ ईजिली एबल टू मूव, हम लोग को थोड़ी सी पावर लगानी पड़ी। बट अगर वो पावर स्टीयरिंग नहीं, दैट मीन्स we will have to apply a lot of force. Okay, then we can take few examples of what these terms of inertia, ठीक है। पहला, a fruit, ये inertia of रेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। A fruit falls down when its branch is shaken, ठीक है। मतलब ये देखा होगा आपने, किसी फ्रूट की ब्रांच को पकड़ के अगर हम लोग शेक करते हैं द फ्रूट फॉल्स डाउन, फ्रूट टूट के गिर जाता है। कई तरीके आप लोगों ने मतलब सुना होगा, बट ऐसा क्यों होता है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब पहले मैं आपको थ्योरी के फॉर्म में बताता हूँ, फिर उसके बाद डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करूँगा। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट। देखिए, होता है यहाँ पर, अगर हम लोग स्टार्टिंग से आंसर बताएं, इनिशियली क्या होता है? इनिशियली बोथ द fruit and branch are at rest. Okay, when we shake the branch, it comes in motion, but the fruit remains at rest. Why it will remain at rest? Due to inertia of rest. क्योंकि ध्यान से देखिए, हम लोग ने फोर्स फ्रूट पे नहीं लगाई है, वी हैव अप्लाइड द फोर्स ऑन द ब्रांच, ठीक है। यही बात हम लोग को समझना है। जिस पे फोर्स लगाएंगे वही अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा, जिस पे फोर्स नहीं लगाएंगे वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या हुआ? ब्रांच कम्स इन मोशन बट द fruit remains at rest due to inertia of rest. Thus, on continuous shaking, the fruit gets detached and falls down ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब खुद सोचिए, जैसे मैं एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ ब्रांच, ठीक है। और इसमें ये जो जिसको कुछ भी बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट द टर्म इज, जिससे ये ब्रांच फ्रूट कनेक्टेड रहता है। हमने इसको शेक करना स्टार्ट किया, ठीक है। वी हैव स्टार्टेड शेकिंग दिस ब्रांच। जब इस ब्रांच को शेक करना स्टार्ट करेंगे तो ये ब्रांच मोशन में आ गई ना, ये मोशन में है, एंड दिस इज स्टिल एट रेस्ट, ठीक। अब जब इसको शेक करेंगे तो फाइनली क्या होगा? ये अपनी पोजीशन पर पड़ा हुआ है और ये कंटिन्यूसली दिस विल स्टार्ट मूविंग, ठीक। तो फाइनली थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा आएगा ना कि दिस पार्ट विल गेट डिटैच्ड, ये यहाँ से अलग हो जाता है, ठीक है। देन फाइनली ब्रांच और फ्रूट अलग होंगे एंड दस द फ्रूट विल फॉल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? ये बात समझ में आई? पहले फिर से बता देता हूँ, ये ब्रांच थी, इसमें फ्रूट लगा हुआ है। जब इसको हम लोगों ने शेक करना स्टार्ट किया तो ये दिस विल स्टार्ट मूविंग अप एंड डाउन, यू कैन से वॉट एवर मोशन, और जिसकी वजह से यहाँ पर दिस विल रिमेन एट रेस्ट, ये ब्रांच ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, एंड फाइनली दिस विल गेट डी अटैच्ड, और जैसे ये डी अटैच होगा दैट मीन्स द फ्रूट विल फॉल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? ठीक है, बिकॉज द फ्रूट वॉज एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर? नाउ लेट अस टेक few more examples. Next one, I'll give you at least 2 examples of each.
You can take the example, a passenger tends to fall backwards when a bus starts moving सडनली। ठीक है, अब ये आपने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया होगा जब वेदर बस की, हम लोगों ने यहाँ पे बस यूज़ किया है, बट यू कैन यूज़ एनी व्हीकल, वेदर वॉट एवर इट इज़ द व्हीकल। जब भी कोई व्हीकल मूव करना स्टार्ट करता है तो यू मस्ट हैव सीन कि हमें पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक है, वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड्स। अब व्हाट इज द रीजन ओवर देयर? नाउ यू कैन अगेन सी हाउ वी विल एक्सप्लेन। अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पार्ट, दैट इज इनिशियली बोथ the bus and the passenger are at rest, दोनों रेस्ट पे हैं। when the bus starts moving, ठीक, when the bus starts moving, the lower portion of the body of the passenger comes in motion along with the bus. The bus as bracket mercury as it is in direct contact। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हम लोग भी तो बैठे हुए हैं। जस्ट यू कैन टेक द एग्जांपल, अगर हम लोग इफ वी लाई डाउन ऑन द बस, अगर हम लोग नीचे लेट जाएं बस पर, देन वी विल नॉट फॉल बैकवर्ड्स। व्हाई? बिकॉज होल ऑफ द बॉडी विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द बेस ऑफ द बस, बेस ऑफ द बस। बट जब हम लोग बैठते हैं, वेन एवर वी सिट, ओनली द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द बेस ऑफ द बस। ठीक है, जो हमारे वेस्ट के ऊपर का पार्ट होता है दैट इज ऑलमोस्ट इन एयर। ठीक, ऑलमोस्ट इन एयर। दस अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग को जो सिर्फ नीचे का पोर्शन है दैट इज द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी दैट विल कम इन मोशन, अपर पोर्शन विल रिमेन एट रेस्ट। तो यही यहाँ पर भी यही होता है, कम्स इन मोशन अलॉन्ग विद द बस, वेयर एज upper portion remains at rest due to inertia of rest. Thus the person फॉल्स बैकवर्ड्स। ठीक है, अब आप इसमें समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बस, अब ये बड़ा गंदा गंदा डायग्राम है, प्लीज़ बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड दिस इज द पर्सन सिटिंग। ठीक है, सो व्हेन द बस विल स्टार्ट मूविंग, दिस इज द लोअर पोर्शन विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द बस, दिस कम्स इन मोशन अलॉन्ग विद इट, बट इट इज स्टिल एट रेस्ट। तो आप खुद सोचिए, अगर कोई आप सीधे खड़े हो एंड समबडी पुल्स योर लेग्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, so how you will fall? You will fall backward because the upper portion, that is the portion above your waist at least, will be at rest and then you will fall backward. The same happens over here. His feet comes in motion but the upper portion remains at rest. Thus the bus moves in the forward direction, it remains at this place itself, but just to maintain it, it has to balance it. Therefore the upper portion of the body tries to move in the forward direction and thus falls backwards. ओके, बिकॉज वो रेस्ट पे ही रह जाती है। वो क्या होगा, आप ऐसा तो है नहीं कि अगर नीचे वाले पोर्शन पे फोर्स लगी तो आधा निकल के चला जाएगा आगे, डिटैचेबल तो है नहीं, इट इज अटैच्ड। तो ऑब्वियसली यू विल गेट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स विच विल बी
pulling you in the forward direction. And when somebody pulls you in the forward direction suddenly from one part of your body, upper part और lower part, जो भी अगर नीचे से पकड़ के आपको खींचा जाएगा तो आपका अपर पोर्शन बैकवर्ड्स डायरेक्शन में गिरेगा, और अगर ऊपर से पकड़ के खींचा जाएगा तो आपका लोअर पोर्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा. आप कभी टेस्ट करके देख लेना. ठीक है, क्लियर? Okay, then let us take few examples of inertia of मोशन. अब inertia ऑफ मोशन में जस्ट ये बस वाला एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, अ पर्सन tends to fall forward when a moving bus stops suddenly. ठीक है, अब अगर कोई बस चलते चलते आपने स्टॉप सडनली, और यू कैन जस्ट से, अगर आपने बस में बैठो तो आप देखोगे कि अचानक एकदम बस ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स. अचानक अगर ब्रेक लगाए तो हम लोग को आगे की ओर धक्का लगता है, वी फॉल फॉरवर्ड. सो सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड टू यू, व्हाई. सो वी कैन सिंपली एक्सप्लेन कि जब बस चल रही थी स्मूथली व्हेन इट वाज रनिंग, सो इनिशियली द बस एंड द पैसेंजर both are at rest. Okay, when the bus stops suddenly, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द लोअर पोर्शन, अगेन सेम रीजन, क्योंकि लोअर पोर्शन ही डायरेक्ट कांटेक्ट में है बस के. लोअर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी comes to rest along with the bus, but upper portion remains in motion due to inertia of motion, and thus person falls forward. ठीक है, the same reason is here. Okay, now if we take the next example, what we'll say, just you can say it's an advice. It is advised not to jump from a मूविंग बस. ठीक है, किसी भी मूविंग बस से जंप करने के लिए आपको मना किया जाता है. बाय, जस्ट टेक एन एग्जांपल. ठीक है, फिर से वही बात, इनिशियली बोथ बस एंड पैसेंजर आर एट रेस्ट. ठीक है, when the passenger, no sorry, motion, when the passenger jumps from the bus and comes in contact
with the ground. ठीक है, his feet comes to rest suddenly, whereas upper portion remains at motion. ठीक है, and thus the person falls down and may get seriously इंजर्ड. ठीक है, हाँ तो देखिए क्या होगा, मूविंग बस से मूव करेंगे. सो व्हाट विल डू, अगर पर्सन जंप करता है तो सबसे पहले जो रोड के कांटेक्ट में आता है वो होते हैं उसके पैर, दैट इज हिज फीट. एंड द मोमेंट दे कम इन कांटेक्ट विद द रोड दे विल कम टू रेस्ट, तुरंत रेस्ट पे आ जाएंगे. और तुरंत रेस्ट पे आते ही क्या होगा, अब बस तो मूव कर रही थी ना, दैट मीन्स द बस वॉज एट सम स्पीड. ऐसा नहीं कि अगर धीमे धीमे मूव कर रही है तो शायद हम लोग को सीरियसली इंजरी ना हो, बट व्हेन द बस इज मूविंग at a higher speed, a little bit higher speed, then if we jump from there, हमारे लोअर पोर्शन तुरंत रेस्ट पे आया, फीट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द रोड, रोड इज ऑलवेज एट रेस्ट. जैसे उसके कॉन्टैक्ट में आया दैट मीन्स द फीट विल कम टू रेस्ट इमीडिएटली, बट द अपर पोर्शन विल मेंटेन द सेम स्पीड. जो बस की स्पीड थी ना उसी स्पीड को मेंटेन करेगा. अब अगर आप फिर यू कैन जस्ट टेक एन एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल, कि अगर आपके पैरों को पकड़ लिया जाए और अपर पोर्शन को बहुत तेजी से खींचा जाए तो क्या होगा, यू विल फॉल वेरी बैडली, बहुत बुरी तरीके से गिरेंगे आप. ठीक है, एंड दस द सेम हैपेंस ओवर देयर. ठीक, कि वहां पर फीट आपके एकदम से रेस्ट पे है बट द अपर पोर्शन इज इन मोशन एंड रदर हाई स्पीड. और जब अपर पोर्शन मोशन में होगा तो आप बहुत बुरी तरीके से गिरोगे, यू विल गेट सीरियसली इंजर्ड एंड दस एनीथिंग माइट हैपन. दस इट इज नॉट एडवाइज्ड कि आप मूविंग बस से यू शुड जंप, यू शुड नेवर जंप फ्रॉम अ मूविंग बस. क्लियर? Okay, I think these concepts must be clear to you. ठीक है, just think about few more examples on your own and try to understand them. ठीक है, okay, so this is it for today. We'll continue on the next day. Thank you class.